टीसीबीटी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे भारत के प्राचीन ज्ञान के ऊर्जा विज्ञान पर। हमारे पूर्वजों ने इन ऊर्जाओं को न केवल अच्छे से देखा था, समझा था, बल्कि प्रकृति को, मानव जीवन को सुखी, स्वस्थ और समृद्ध करने के लिए इनका उपयोग भी किया था। क्या आधुनिक विज्ञान ने ही हमें बताया कि इस प्रकृति में जो दिखाई देने वाला मैटर है, पदार्थ है, वो केवल 4% है। 96% भाग इस प्रकृति में दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म है। और आधुनिक विज्ञान इस सूक्ष्म भाग को जो दिखाई नहीं देता उसे जरूर ब्लैक मैटर, ब्लैक एनर्जी, मैटर, एंटी मैटर ऐसा बोलता है। लेकिन ये ब्लैक मैटर, ब्लैक एनर्जी क्या है, एंटी मैटर क्या है, इसके बारे में आधुनिक विज्ञान नहीं बता पाता। आधुनिक विज्ञान ने सूक्ष्म जीवन में मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणुओं, अणुओं और अणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर हिग्स बोसान जैसे कणों को देखा है। और इनको देख करके प्रकृति बनाने की कला, प्रकृति कैसे बनी, इसके बारे में बताया है। बिग बैंग की थ्योरी भी आप सब जानते होंगे। आइए आज इस सब विज्ञान पर मैं आपसे विस्तार से चर्चा करता हूं। भारत के प्राचीन ज्ञान के आधार पर मैंने जो अनुभूत किया वो आपको बताने जा रहा हूं। तो इन 9 ऊर्जाओं के बारे में हम एक एक करके जानेंगे, पर उसके पहले बेसिक कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे। प्राचीन ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नत तकनीकों को विकसित किया था। प्राचीन जो विज्ञान है, मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है आधुनिक विज्ञान से ज्यादा उन्नत था। जैसे आज जो भवन और जो मंदिर हैं, मेरे ख्याल से आज की टेक्नोलॉजी, आज की इंजीनियरिंग ऐसे मंदिर नहीं बना सकते। जिन पत्थरों को ठीक से काटा नहीं जा सकता, एलोरा का मंदिर, वहां पर भव्य भावनाओं वाली मूर्तियां बना दी गई। इतना ही नहीं, हम मंदिरों को तो आज देख रहे हैं, पर कई ऐसी चीजें जो हमारे दृष्टि में नहीं है। जैसे कृषि के क्षेत्र में 56 तरह के बीज भारत में थे। उनमें से धान का जो बीज है वही 60,000 तरह का था, भारत में था। हाँ जी, धान की 60,000 तरह की प्रजातियां थी भारत में। मोटी धान, पतली धान, सुगंधित धान, गैर सुगंधित धान, काला चावल का धान, पीला चावल का धान, सफेद चावल का धान, हरा चावल का धान, 12 फुट ऊंचाई वाला धान। तो हमारे पूर्वजों ने ऐसे जो है धान के 60,000 तरह के, और फिर धान के तरह ही अरहर, मूंग, मटर, मसूर, जौ, जई, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, राई, धनिया, मेथी, सब्जियों के बीज, फलों के बीज, ऐसे नाना तरह के बीज हमको दिए थे। ये बीज हमारे पूर्वजों ने प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग विज्ञान का उपयोग करके ही बनाया था। ये बीज ऐसे ही नहीं बन गए। ऐसे ही बने होते तो पूरी धरती के चारों तरफ बने होते, नहीं, पर ये केवल भारतवर्ष से जम्बू द्वीपे, यही ये बीज हैं। एक और आपको उदाहरण बताता हूं कि भारत में आज जो कृषि है, आज का विज्ञान अब स्वीकार करने लगा कि जो कृषि है वो जीवाणुओं से होती है। जीवाणु ही बीज को उगाते हैं, उसको बढ़ाते हैं। फास्फोरस, पोटास, जिंक देने वाले जीवाणु खोज लिए, फूल खिलाने वाले, फल बड़ा करने वाले, फल को पकाने वाले जीवाणु खोजे। माइकोराइजा जैसा जीव जो 30-40 फुट नीचे जाके पानी लाके जड़ों को देता है, ऐसे जीवाणु आज विज्ञान ने खोजे। जबकि हमारे पूर्वजों ने उसी समय कह दिया था, जंतु नाम जीवनम कृषि, जंतुओं का जीवन ही कृषि है। तो ऐसे कौन से जंतु, यानी कौन से जीवाणु जो कृषि करते, हमारे पूर्वज अच्छे से जानते थे। और उसके लिए उन्होंने फार्मूला बनाया कुनब जल, जो वृक्ष आयुर्वेद में उल्लेखित है। ये जो कुनब जल और जो है सीता मधुनाम, ये जो जीवाणु वाले जो फार्मूले हैं, इनसे हमने 1100 तरह के जीवाणु विकसित किए हैं। हाँ जी, 1100 तरह के हमने इतने सारे जीवाणु न केवल जो है उनको आइसोलेट किए और विकसित करके किसानों को दे भी रहे हैं। स्वर्ण जल से बीजोपचार करना, बोने का उल्लेख सस्यवेद जो ग्रंथ है, ये जैसे जो है अथर्ववेद के अनेक भाग हैं, जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद, और वैसे ही जो है कृषि का भी वेद, जिसको सस्यवेद ये नाम दिया। और इस सस्यवेद के एक भाग में स्पष्ट लिखा है, तो सर्व बीजा नाम तू प्रथम वापे सुवर्णोदक संपलुताम। तो इस तरह से
स्वर्ण जल से बीजों को उपचारित करके बोना, ये बीजोपचार की हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है। और इसीलिए जो है मैं पिछले 10 वर्षों से स्वर्ण जल बनाना, फिर नैनो टेक्नोलॉजी का नैनो गोल्ड बना के किसानों को देना इसी तरह से शुरू किया, और इसलिए हमको बहुत अच्छी उपज प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने कई तरह की भाषाएं और लिपियां बनाई। 17 तरह की लिपि भारत में देखी गई और 1718 तरह की भाषाएं भारत में थी। और ये लिपि और भाषाओं को एक ही ग्रंथ श्री भूवलय ग्रंथ में समाहित कर दिया गया। और आपको पता है ग्रंथ, इस ग्रंथ में केवल नंबर हैं, 1 2 3 4 जो है 5 6 64 तरह के ऐसे नंबर हैं। और हर नंबर के लिए जो है एक शब्द है। जैसे 4 नंबर का शब्द है, ये घा आएगा। जो है 64 नंबर का शब्द है, ये रा आएगा। तो 64 नंबर और 4 नंबर दोनों को मिलाएंगे तो घर बन जाएगा। तो ऐसे जो है हिंदी में पूरी ग्रंथ, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, ये सब केवल इस एक ग्रंथ के अंदर हैं। और ऐसा केवल हिंदी के ही नहीं, संस्कृत के ही नहीं, दूसरी तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ऐसे सब भाषाओं के ग्रंथ, केवल सब भाषाओं की जो ग्रंथ है वो केवल एक ग्रंथ के अंदर है, जिसका नाम है श्री भूवलय ग्रंथ। ये कर्नाटक में अभी किसी गांव में है और 1270 पृष्ठों का है ये। अभी इससे, जबकि 2/3 पृष्ठ इसके 3 गुना भाग हो सकता था, अभी वो मिले नहीं है। और 820 से 840 ईस्वी सन में एक जैन मुनि ने इस पे जैन ग्रंथों को लिखा है। अभी मैं आपको कहने ये जा रहा हूं, भारत का प्राचीन विज्ञान बहुत विकसित था। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि भारत का प्राचीन विज्ञान बहुत विकसित था। और इसी विकसित विज्ञान में ये इतना विकसित इसलिए था कि हमारे पूर्वज सूक्ष्म दुनिया को अच्छे से जानते थे। किन ऊर्जाओं ने प्रकृति को बनाया, जिनको उन्होंने 9 दुर्गा नाम दिया। किन देवों ने इस प्रकृति को बनाया, किन कणों ने, छोटे छोटे कण जैसे हिंस बोसान कण से लेकर के और जो है क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये कहा जाता है, इन कणों को बनाए। इनको हमारे पूर्वज देव कहते थे, यानी सूक्ष्म कण। तो कैसे ये देवों की उत्पत्ति हुई और कैसे ऊर्जाओं ने, कैसे पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई और इन ऊर्जा, देव और पंच महाभूतों ने पूरी प्रकृति को कैसे बनाया, इस विज्ञान को हमारे पूर्वज जानते थे। और इसी निर्माण क्रम के आधार पर उन्होंने बीजों को विकसित किया, भाषाओं को विकसित किया, हमारे त्योहार बनाए और हर क्षेत्र के लिए अलग अलग तरह की गायें विकसित की और वहाँ के अलग अलग भाषाएं, वहाँ की परिस्थितियों के आधार पर वहाँ भाषा बनाई, वहाँ के खान पान तय किए, त्योहार तय किए। तो हमें प्राचीन ज्ञान को बिल्कुल नतमस्तक होकर स्वीकार करना चाहिए। मैंने तो स्वीकार किया और इसलिए हमारे पास पंच महाभूत कृषि, सतयुग की खेती ये आई है। 38 फसलों का हमें रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त हुआ है। तो अभी मैं उस विज्ञान को आपको बताने जा रहा हूं। जब प्रकृति में कुछ भी नहीं था, चारों तरफ अंधकार था, काला अंधकार, जब कुछ भी नहीं था, इसको हमारे पूर्वजों ने महाकाली कहा। महाकाली, आधुनिक विज्ञान इसको ब्लैक एनर्जी कहता है। तो हमारे पूर्वजों ने कितना बढ़िया नाम दिया। जहां चारों तरफ काली माँ थी, कहीं कुछ नहीं था, केवल जो है ऊर्जा थी। ईश्वर की जो है अनुकंपा से वो ऊर्जा अंदर की ओर यात्रा करनी शुरू की, चारों तरफ से अंदर की ओर यात्रा करनी शुरू की उस ऊर्जा ने। और ये ऊर्जा संघनित होकर के और एक भूवलय बनाई, एक जो है एक पिंड बनाया जिसकी ऊंचाई और लंबाई किसी को पता नहीं, पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा पिंड बना जिसे हमारे पूर्वजों ने कहा स्वयं भू। स्वयं से इसका निर्माण हुआ। और जब ये पिंड लगातार जो है संघनित होता गया, इसमें संघनन बढ़ता गया,
तब इसमें जो है एक ज्योतिपुंज प्रकट हुई, एक ज्योतिपुंज प्रकट हुई। और जैसी ये ज्योतिपुंज प्रकट हुई, इसकी जो है इसकी किरणें बाहर की ओर जाना शुरू की। और ये बाहर जाती हुई किरण, और ऊर्जा कहेंगे, ये ऊर्जा अंदर की ओर आ रही है। ये ब्लैक एनर्जी, ये ब्लैक एनर्जी की ऊर्जा अंदर की ओर आ रही है। और यहां से जो किरण निकला, ये जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, इसी को आधुनिक विज्ञान बिग बैंग मानता है। और जैसी ये जो है ज्योतिपुंज प्रकट हुआ, इसको हमारे पूर्वजों ने इसको ज्योतिर्लिंग कहा है। ये देखिए, ये ज्योतिपुंज इस वलय से प्रकट हुआ, चारों तरफ फैला, तो इसकी जाती हुई रश्मियों से, निकलती हुई रश्मियों से और ब्लैक एनर्जी की आती हुई जो रश्मियां हैं, जो ऊर्जाएं हैं, इनके मिलने से कुछ काले कण बने। ये काले कण कहलाए दानव कण, और जो सफेद कण कहलाए, ये जो सफेद कण बने, ये कहलाए देव कण। और देव, आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि मैटर, इस प्रकृति में मैटर है 4%, और एंटी मैटर यानी दानव कण, ये भी है 4%। आधुनिक विज्ञान इसको एंटी मैटर मानता है। हमारे पूर्वजों ने भी कहा, इस ज्योतिर्लिंग से निकलती हुई ऊर्जाओं ने कुछ काले कण और कुछ सफेद कण बनाए। 9 तरह की ऊर्जाएं उत्पन्न हुई, जिन्हें हम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी और कालरात्रि और महागौरी और सिद्धिदात्री मानते हैं। और इन 9 ऊर्जाओं ने मिलकर के 5 देव और 5 महाभूत, भूत मतलब होता है जीव, तो 5 महाजीव और 5 देव, ब्रह्मा, एक छोटा इलेक्ट्रॉन जिसको आधुनिक विज्ञान ने कहा इलेक्ट्रॉन, फिर विष्णु यानी न्यूट्रॉन, और शंकर यानी कंकर यानी प्रोटॉन। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि क्या है कि आकाश, आकाश के बाद अग्नि आई, अग्नि के बाद वायु आया, वायु के बाद, आधुनिक विज्ञान की भाषा अंग्रेजी है तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहा। हमारे पूर्वजों की भाषा संस्कृत थी तो उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश या शंकर कहा। तो ये 3 देव, ये त्रिदेव, और जो है चौथा देव गणेश, चौथा देव गणेश और 5वां इंद्र। ऐसे 5 देव कण ये बने। और पंच महाभूत में भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। सबसे पहले आकाश का निर्माण हुआ, आकाश, आकाश के बाद अग्नि आई, अग्नि के बाद वायु आया, वायु के बाद नीर आया, और नीर यानी पानी, और पानी के बाद भूमि आया। ऐसे पंच महाभूतों की स्थापना की। तो जो सफेद कण है जिनके बारे में मैं बोल रहा था कि ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और इंद्र हैं। हमारे पूर्वजों ने कहा दानव कण पाताल लोक में यानी नीचे हैं, और देव कण ऊपर हैं। देव कण जिनमें त्रिदेव और गणेश और इंद्र, और दानव कण जो काले कण बने, ये काले कण दानव कण, और जो सफेद कण बने ये देव कण बने। इसको हमारे पूर्वजों ने कहा महाकाल, मतलब जो काल, महाकाल। इस महाकाल के एक भाग से ऐसे कुछ काल, ऐसे ये काल निकले। काल यानी होता है समय। तो ये महाकाल है, ब्लैक मैटर, और इससे निकले काल। आधुनिक विज्ञान इनको ब्लैक होल कहता है। तो ब्लैक होल निकले, इसी ब्लैक होल में हमारी आकाश गंगा है। ये हमारी आकाश गंगा है, और इसी आकाश गंगा पे यहाँ पर हमारा सौर मंडल है, और इसी सौर मंडल में यहाँ पर हमारी ये धरती है। तो हमारे पूर्वजों ने कहा शेषनाग, ये जो काल है, जो समय, ये महाकाल है, महासमय, और ये काल है समय।
इसको शेष, इसका चूंकि ये शेष भाग है तो ये शेष नाग के ऊपर हमारी धरती विराजमान है, ऐसी कल्पना, इमेजिनेशन हमारे पूर्वजों ने दिया। तो ये पूरी प्रकृति महाकाली, महाकाल, महाकाल की भुजाएं यानी शेष नाग यानी शेष यानी ब्लैक होल्स, उस ब्लैक होल में हमारी आकाशगंगा और उस आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल यहाँ स्थित है। इस तरह से ये प्रकृति देव कणों, दानव कणों और 9 ऊर्जाओं के समुच्चय से बनी हुई है। 9 ऊर्जाओं के अस्तित्व में आते ही इनके सहयोग से ये देव कण, दानव कण बने और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। कैसे हुई, अगले एपिसोड में देखते हैं।